हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। और अभी की इस क्लास में हम साइंस यानी विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और आप लोग भी मिलाइए कि 80 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि फाइनल परीक्षा में भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में कौन सा होता है। यानी किसी कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या समतल या उत्तल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी कार का अग्रदीप में यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में यानी हजामत के रूप में भी होता है। अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक के रूप में भी होता है, तो याद रखिएगा। और अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वाहन के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी हमेशा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो वायु का या फिर बर्फ का या कांच का या हीरा का। तो सबसे अधिक पूछा गया है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर उभयलिंगी जंतु है। कौन यहाँ पर उभयलिंगी है, तो केंचुआ यहाँ पर ये उभयलिंगी जंतु है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीएच मान क्या होगा, तो 7.0 से 7.8 के बीच। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो साधारण मटर का चयन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर का चयन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपाथ द्वारा।
राइट आंसर सी हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा, याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो वह लाइपेज एंजाइम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती है? तो याद रखिएगा वायवीय शोषण। वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायवीय शोषण। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मछली का शोषणांग यानी मछली का शोषण अंग कौन है? तो मछली का शोषण अंग गिल्स होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मछली का शोषण अंग कौन होता है? तो गिल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम होते हैं। तो सोडियम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, Na यानी सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यानी कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टार्टैरिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमली में। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? यानी जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो वह H2 गैस निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2 गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा गया है तो ओम मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक कौन है विद्युत का? तो चांदी यहाँ पर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पूछा गया है तो ये हो जाएगा ऑर्स्टेड ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो विद्युत मोटर करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो यहाँ पर एफ ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या यानी सी, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, याद रखिएगा। और कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन
एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो देखिए एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यहाँ पर एल्केन का सूत्र हो गया CnH2n+2। अब एल्कीन का सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का होता है CnH2n और यहाँ पर H2n, यहाँ पर ये हो जाएगा एल्कीन का सूत्र और इसमें +2 कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एल्काइन। -2 कर देंगे, -2 कर देंगे तो ये एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। यानी एल्केन में 2 जोड़ना है और एल्कीन में 2 छोड़ना है और एल्काइन में 2 घटाना है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन को देखिए ना, CnH2n-2 ये एल्काइन का सूत्र है और यहाँ पर CnH2n ये एल्कीन का सूत्र है और एल्केन का सूत्र ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? एकलिंगी पुष्प कौन है? तो पपीता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? नहीं पूछा गया है तो मस्सा यहाँ पर नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? समान अनुशीतलन रक्तदाब पूछा गया है तो कितना होता है? तो 80 mm होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 mm। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो एल्काइन कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिअबंध होते हैं एल्काइन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एथनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र कौन है? तो एथनॉल बाउंड OH होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बाउंड OH। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं। राइट आंसर ए हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो वृक्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नरलिंग हार्मोन है, नर हार्मोन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जब किसी अभिक्रिया के समय होती हैं तो निम्नलिखित में से किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो उपचयन कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, अम्ल का pH मान होता है। अम्ल का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, अम्ल का pH मान 7 से कम, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा और उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र कौन है? तो धोने का सोडा का सूत्र पूछा गया है तो Na2CO3 × 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। धोने का सोडा का सूत्र ऑप्शन नंबर सी में है, Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर पूछा गया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है।
यह अम्ल कौन सा है? कौन सा अम्ल है? तो मेथनोइक अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग उत्पन्न होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंड्रोजन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन विधि द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो अंडाशय। राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडाशय यहाँ पर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन पूछा गया है, यानी एम का वैल्यू पूछा गया है। लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा वी बट्टा में म्यू होता है। वी बट्टा म्यू ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो परितारिका होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? परितारिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? अधिक पूछा गया है, तो किस वर्ण यानी किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा नीला रंग। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले दिखाई देने लगता है? क्या कारण है? कौन सा कारण है? प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व यानी पहले दिखाई देने लगता है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती हैं, यानी 220 वोल्ट एसी धारा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो पवन ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा दर्पण है? तो या तो वह समतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि समतल और उत्तल दोनों में सीधा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? तो यहाँ पर अपेंडिक्स हो जाएगा, अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से चिपकू आंदोलन संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो मोटरसाइकिल चलाना ये नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन यानी O2
तो द्विअबंध बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में कौन यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये सभी आवश्यक होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो ये हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पराबैंगनी विकिरण। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, यानी कौन सा संबंध सही है? तो ओम का नियम का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर में IR होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये ओम का नियम है, V बराबर में IR। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, न ही वहाँ पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट और यहाँ पर वन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, ये तीनों नहीं होगा, यहाँ पर वन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो ये हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल अधिक है इनमें से, तो हवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछा गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? तो जिबरेलिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु है? अधातु पूछा गया है, तो अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन होता है, और धातु पूछा जाएगा तो मरकरी यानी पारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधातु पूछा गया तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन हो जाएगा, ये पादप हार्मोन है। तो राइट आंसर डी होगा, साइटोकाइनिन। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? कौन यहाँ पर रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, छोटा, यहाँ पर टी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि विभक्त
विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा विद्युत मोटर में। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन हो जाएगा, यानी CH4 हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर पूछा गया है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के तापमान यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, लेकिन चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मेरुरज्जु निकलता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरुरज्जु निकलता है, तो ये मेडुला से निकलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ हो जाएगा, उभयलिंगी जंतु केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 73 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो उपचयन कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल की। क्वेश्चन नंबर 75 है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है? तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वह क्षारीय होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्षारीय पदार्थ होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्लोरीन के परमाणु की भ्रामक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं? तो आवर्त कहलाती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, आवर्त। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए पूछा गया है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा विधि का उपयुक्त होता है? तो ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी विधि उपयुक्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, 2n²। तो यहाँ पर हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा के लिए समय कम बचा है। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।